हेलो साथियों, स्वागत करता हूं फिर से आपका कोचिंग वाला परिवार में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था चार्ज यानी कि आवेश के बारे में कि क्या होता है चार्ज, क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ और उससे जुड़े कुछ फार्मूलाज, डेरिवेशंस, सब सारी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी चार्ज के बारे में। और आज की क्लास का अपना मुद्दा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। क्या इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या परिभाषा होती है, कैसे पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है, एक निकाय यानी कि सिस्टम ऑफ द चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो सारी बातें, डायरेक्शन की बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसका इतिहास क्या है, कि ये अस्तित्व में कैसे आया था। सबसे पहले वो जानना जरूरी है। तो अपने को पता चलता है जब रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले अस्तित्व में आया था। उसके बाद में सारे फील्ड यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब एग्जिस्टेंस में आए थे। क्योंकि जब न्यूटन साहब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ग्रेविटी का, तब उनसे पूछा गया था कि ऐसा क्यों है कि एप्पल को धरती पुल कर रही है, यानी कि एप्पल को धरती अपनी तरफ खींच रही है। तब वो उस चीज़ को समझा नहीं पाए थे कॉन्सेप्चुअली। तो फिर जब मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी हुई, उसके बाद में सारी चीज़ें आसान हो गई। तब वहाँ से उनको पता चला कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अगर उस एरिया में अगर वो चीज़ होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड में दो चीज़ें होती है, तो अपने एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। तो ये बातें थी। फिर उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम आज की क्लास में करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले स्लाइड से इस क्लास को शुरू करना चाहूँगा। इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि है क्या। सबसे पहले दिख रहा है आपको चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या है ये ऐसा है कि जब कूलॉम्स लॉ है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड आने से पहले दे दिया गया था। कूलॉम लॉ में क्या है कि चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, बीच में एक स्टेप है इनका। बीच में स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि किसी भी चार्ज को है ना, सबसे पहले किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो उस चार्ज पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। ये है बेसिक थ्योरी, यह है बेसिक सिद्धांत विद्युत क्षेत्र का, कि सबसे पहले किसी चार्ज को एक ऐसे स्पेस में ले जाना पड़ेगा जहाँ पे क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे क्या अप्लाई करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर विद्युत बल उस पर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ वापस से। व्हेन ए चार्ज एस्केप इन ए स्पेस देन द स्पेस एक्वायर ए स्पेशल प्रॉपर्टी टू विच अनदर चार्ज और कंडक्टर कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि जब किसी आवेश को अपन खुले क्षेत्र में लेके जाते हैं तो वो एक ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि विद्युत क्षेत्र में धारण कर लेता है। उस विद्युत क्षेत्र की वजह से वो चार्ज क्या फील करता है, एक विद्युत बल फील करता है। ठीक है, यह तो इसकी बात होगी, डेफिनेशन की बात होगी कि डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन के बाद में आता है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि गणितीय परिभाषा क्या है इसकी। तो उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज है। क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज। इस सोर्स ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या रखा, वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज क्या, बहुत छोटा सा आवेश जिसका बहुत नगण्य, नेग्लिजिबल जिस पे आवेश होता है, उसको रखा वहाँ पे। फिर उन्होंने क्या बोला कि इस पॉइंट पर, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो वहाँ जो फोर्स लग रहा है ना, उससे डिवाइड कर दो। जो वहाँ जो चार्ज रखा है ना, उससे डिवाइड कर दो, फोर्स डिवाइड बाई क्यू टी। तो उससे क्या आ जाएगा, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि फॉर्मूला में लिखे तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, ये फोर्स, ये पर यूनिट चार्ज यानी कि क्यू टी। और इसकी, और क्यू टी क्या है, क्यू टी को अपन इतना छोटा क्यों ले रहे हैं, कि अपन बोल रहे हैं ना कि टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेना है। इस टेस्ट चार्ज को इसलिए छोटा ले रहे हैं कि अगर बड़ा टेस्ट चार्ज रहता ना, तो इसकी वजह से इसका जो जो आंतरिक व्यवस्था है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, आवेश वितरण की, वो बिगड़ ना जाए, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए अपन क्यूटी को क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आई। और बात करें यूनिट की, यूनिट अपन कैसे निकालते हैं, यूनिट से यूनिट निकालनी है तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम
किसकी यूनिट हो गई? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई। ठीक है, तो ये बात कर ली अपन ने मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, उससे अपन समझते हैं कि अपन ने जो भी पढ़ा है वो क्या है, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ 100 न्यूटन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ है कि एक गुलाम चार्ज को तुम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो वो कितना बल अनुभव करेगा, कितना फोर्स अनुभव करेगा? 200 न्यूटन। कितना करेगा? 100 न्यूटन। तो वैसे अगर दो गुलाम चार्ज को तुम अगर तुम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो सिमिलरली वो कितना फील करेगा? 200 न्यूटन। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, अपन ने पढ़ी कि कैसे क्या होती है कहानी, वो सारी बातें पढ़ी। तो अब बात करते हैं, ये तो इसका डेफिनेशन हो गई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसकी दिशा की, कि दिशा कैसे निर्धारित करें। दिशा कैसे निर्धारित करें, इसके लिए क्या होता है? दिशा कैसे निर्धारित करें, इसके लिए सबसे पहले अपन मानते क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में, यानी कि सदिश और अदिश राशियों के बारे में अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। सदिश राशियाँ वो होती है जिनका परिमाण और दिशा दोनों होती है, और अदिश राशि क्या होती है? जिनका सिर्फ परिमाण होता है, दिशाहीन होती है, कोई दिशा नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अपना वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा होगी, कुछ ना कुछ परिमाण भी होगा। अब परिमाण तो निकाल लिया फॉर्मूले से, अब दिशा कैसे निकाले? दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? यहाँ एक लाइन लिखी हुई है भाई। जैसे फॉर्मूला क्या था अपना? फॉर्मूला था E = F/QT। तो अगर यहाँ QT धनावेश होता, QT धनावेश होता, यानी कि टेस्ट चार्ज को मैं धनावेश लूँ, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? ये चीज़ आ जाएगी पॉजिटिव पूरी, यानी कि ओवरऑल चीज़ क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। यानी कि जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी दिशा में क्या होगा? फोर्स होगा। किस केस में? धनावेश के केस में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के केस में। अगर मैं अब ले लूँ नेगेटिव, नेगेटिव किसको लेना है? QT को चलो मैंने नेगेटिव ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया, यहाँ F आ गया और E आ गया। तो ये फाइन ओवरऑल क्या हो जाएगी? ये चीज़ माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उस फील्ड में, वो उसकी विपरीत दिशा में लगेगा। किसकी विपरीत दिशा में? इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में। किस केस में? जब चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गई कि दिशा कैसे निर्धारित करता है। दिशा निर्धारित करने का एक ही तरीका है कि भाई साहब, ए पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज होगा वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में बल अनुभव करेगा। यानी कि धनावेश के कारण तो विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और ऋणावेश के कारण बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। इससे आगे पढ़ते हैं अपन। इसमें एक और केस लेते हैं अपन, अपने सिलेबस में है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके लिए अपन डेरिवेशन करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। सब कुछ मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है, बस समझा देता हूँ आपको आसान शब्दों में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये Q है, वहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया, इस चार्ज की वजह से उस पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उसके लिए क्या करते हैं अपन? अपने को फॉर्मूला पता है, E = F/QT। ये चीज़ तो अपन पढ़ के आए हैं अभी जस्ट पीछे, ये चीज़ अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गई अपने को। तो अभी कल की क्लास में हमने कूलाम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलाम्ब्स लॉ क्या था? कूलाम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? F = K Q1 Q2/R²। यही था। तो ये यहाँ लगा दो F की जगह K, यहाँ Q1 का है Q, और Q2 क्या है? स्मॉल q, यानी कि QT। यहाँ टेस्ट चार्ज ले रखा है अपन ने, KQT/R² इंटू R कैप। ये तो किसका हो गया? फॉर्मूला F का हो गया। इसको किससे डिवाइड करना है? QT से करना है। चलो QT से डिवाइड कर दिया। यहाँ से क्या पता चलता है अपने को? QT से QT कट जाता है, तो QT से QT कट जाएगा, तो बचेगा क्या? KQ/R² इंटू R कैप। यहाँ से अपने को फॉर्मूला आ गया। ये तो क्या है? विथ डायरेक्शन फॉर्मूला है। अगर अपने को सिर्फ परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया KQ/R²। यानी कि अब से अपने को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको रट लेना है कि क्या होता है? KQ/R²। और R क्या है? उन दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस, उन दो आवेश के बीच की दूरी। तो ये बात तो हो गई। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे होता है। कोई भी चीज़ का ग्राफिकली कोई ग्राफ बनाना हो, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं?
सबसे पहले तो उसकी मिनिमम वैल्यू लेते हैं, यानी कि आर को क्या रखते हैं, ये ई और आर के बीच का ग्राफ है तो अपन आर को रखते हैं 0। ठीक है, आर को 0 किस में रखेंगे, इस फॉर्मूला में रखेंगे। अगर इस फॉर्मूला को मैं 0 रखूंगा तो नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यानी कि इसका ये अंश होता है, ये आर होता है, आर क्या हो जाएगा 0। अगर किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करोगे तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो चलो ई क्या हो जाएगा यहाँ से, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। अगर ये चीज़, तो मैंने क्या कहा, ग्राफ के लिए आपको 0 से लेकर अनंत तक की सारी वैल्यू लेनी है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू लेनी है, उनको उस ग्राफ में डिनोट कर देना है, उससे क्या बन जाएगा, उसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो अगली वैल्यू मैंने ले ली आर टेंस टू इन्फिनेटिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको इन्फाइनाइट करूंगा तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा अपना 0। तो इसको बस रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। जब आर को मैं 0 मान के चल रहा हूँ तो ग्राफ किधर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर। जब आर को इनफाइनाइट मान के चल रहा हूँ ग्राफ किधर आ रहा है, 0 की ओर। तो इस तरह अपने इस ग्राफ को दिखा दिया। और यहाँ से अपने को एक चीज़ दिख रही है कि ई जो है किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये सारी बातें मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी पॉइंट चार्ज यानी कि क्यू की वजह से उस पॉइंट पर कितना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके लिए अपन ने क्या किया, इसके लिए अपन ने फॉर्मूला लगाया। अपने पास अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज F/QT। एफ का फॉर्मूला अपन ने कल की क्लास यानी कि कुलाम्स लॉ में पढ़ा था। कुलाम्स लॉ क्या होता है, KQ1Q2 इसको वहाँ रखा। Q1 क्या है यहाँ पे Q, और Q2 क्या है स्मॉल q, यानी कि KQ/QT/QT। तो QT से QT कट गया, यानी कि टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कट गया, और इंटू आर कैप को ऐसे रहने दिया, तो यहाँ से ये कट गया। फॉर्मूला क्या बन के आया, KQ/R² इंटू आर कैप। अगर दिशा के साथ में लिखना हो, अगर सिर्फ परिमाण लिखना हो, परिमाण निकला तो KQ/R² कर दिया। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में अपन ने क्या किया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। वो क्या होता है, ऐसे ई और आर के बीच में ग्राफ बनाया। जब आर की वैल्यू 0 रखनी है, आर की वैल्यू 0 रखते हैं तो ग्राफ किस तरफ जाता है, ई किस तरफ जाता है, इनफाइनाइट की ओर, यानी कि अनंत की ओर। जब आर को अपन इनफाइनाइट की ओर टेंड करवाते हैं तो ई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये सारी बातें मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई। और एक अंतिम बात मैं यहाँ समझाना चाहूँगा कि इनके जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये तो है प्लस क्यू, ये है नेगेटिव क्यू, यानी कि ये है पॉजिटिव। ये पहले अपन ने चीज़ पढ़ ली है, एक बार जस्ट रिपीट कर रहा हूँ मैं आपकी क्लैरिटी के लिए। ये है नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि जो आवेश होगा आवेश से दूर होगा। हिंदी में लिख देता हूँ, आवेश से दूर। और नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, आवेश की ओर। ये बस डायरेक्शन की बात हो रही है कि जब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को अपन तुम सूरज भगवान की तरह मान सकते हो कि सूरज की किरणें जब फैलती है तो इस तरह फैलती है। और नेगेटिव के केस में क्या होता है, ये सिंक है, यानी कि सारी चीज़ें इसकी ओर आएगी, अंदर की तरफ आएगी। इसमें क्या होता है, आउटवर्ड्स, इसमें आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें क्या होता है, इनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक कहानी पूरी समझ में आ गई कि भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर होगा, और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी ओर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे इसकी खोज हुई, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसके ग्राफ्स है, सारी बातें हमने पढ़ी। और आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।